हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो काफ़ी वीडियो में ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स पे दे चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपके कंसेप्ट को एनरिच करेगी। तो बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है लीनियर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी और ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी। किस तरीका से हम अप्लाई करते हैं, किस तरीका से वेव फंक्शन को, जब वेव फंक्शन पोजिशन का फंक्शन होता है तो उस वेव फंक्शन को पोजिशन और टाइम का फंक्शन बनाते हैं और उस पर किस तरीका की अप्लाइड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट में डिस्कस करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आएगा। तो किस तरीका से हम इसे लें कि अगर हमारा कोई पार्टिकल है और वो दो स्टेटों में जाता है, लेट अस कंसीडर के एक पार्टिकल है और पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, एक स्टेट में वेव फंक्शन psi1 है और दूसरी स्टेट में जो वेव फंक्शन है वो psi2 है। तो देयर आर टू स्टेट्स, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, एंड वी हैव डिफाइंड द वेव फंक्शन इन स्टेट 1 एंड स्टेट 2. In state 1 wave function is psi1 and in state 2 wave function is psi2. Now we want to calculate the wave function of these two states. Means अगर पार्टिकल इन दोनों स्टेटों में कहीं पे है और हमें नेट वेव फंक्शन उसका लिखना है तो फिर हम लीनियर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी से उसे लिखते हैं। तो साई हमारा जो बनता है, यहाँ पे हम जो लिख पाएंगे जो वेव फंक्शन होगा जब दो पार्ट स्टेटों में होता है तो साई को हम लिखते हैं साई इक्वल टू C1 psi1 प्लस C2 psi2। तो ये हमारे C1 और C2 जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे और ये जो वैल्यू रख सकते हैं C1 और C2, ये हमारे C1 और C2 जो हैं वो रियल वैल्यू भी रख सकते हैं और ये वैल्यू इमेजिनरी भी रख सकते हैं। तो जो एक बार फिर से समझें क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा पार्टिकल, कोई पार्टिकल जो क्वांटम पार्टिकल है वो दो स्टेटों में है, एक स्टेट नंबर 1 है, एक स्टेट 2 है। स्टेट 1 में जो वेव फंक्शन है उसका psi1 है और स्टेट 2 में जो वेव फंक्शन है उसका वो psi2 है। तो जो नेट वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू को हम कैसे लिखें? तो नेट वेव फंक्शन जो वैल्यू होगी वो होगी साई इक्वल टू C1 psi1 प्लस C2 psi2, जहाँ psi1 स्टेट 1 में वेव फंक्शन है और psi2 स्टेट 2 में वेव फंक्शन है। तो ये सबसे सिंपल जो है वेव फंक्शन हम इसका लिख सकते हैं। C1 और C2 जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो लीनियर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी कहलाती है। C1 और C2 जो है वो रियल भी हो सकते हैं और C1 और C2 जो है वो हमारे इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो लीनियर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी से बोलते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कई बार क्या करता है, क्वेश्चंस के अंदर हमें वेव फंक्शन की वैल्यू बताता है और वेव फंक्शन पर फिर हमसे लीनियर सुपरपोजिशन से प्रॉब्लम सॉल्व कराता है, पूछता है कि एनर्जी आइगन वैल्यू इवैल्यूएट करो या प्रायिकता बताओ वेरियस स्टेटों में क्या होगी। तो कुछ इस तरीका के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में, चाहे वो IIT की प्रिपरेशंस में जैम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों, चाहे गेट की, और चाहे नेट के स्टूडेंट्स हों, चाहे बाकी जो एग्जाम होते हैं देश के अंदर, उनमें क्वेश्चंस रेगुलर यहाँ से पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चंस मैं क्या देखता हूँ, जैसे पूछता है कि साई की जो वैल्यू है, अगर साई की वैल्यू दे रखी है psi1 प्लस psi2 दे रखी है और पूछता है कि साई बराबर psi1 प्लस psi2 है। यहाँ पे जो एनर्जी है इस स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी E1 है, यहाँ पे एनर्जी E2 है। अब अगर हमसे कहता है कि साई बराबर psi1 प्लस psi2 है, एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करो और जो पहली स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 है और दूसरी के करस्पॉन्डिंग E2 है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें इन दोनों की आपस में तो क्या देखेंगे कि C1 की जो वैल्यू है अगर कंपेरिजन करेंगे तो C1 हमारा 1 होगा और C2 है उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ये सबसे पहले कंपेरिजन इसकी देखें। उसके बाद में जो प्रायिकता कंसेप्ट है उसको समझें कि हम प्रायिकता कैसे एवैल्यूएट करते हैं कि कौन सी स्टेट में प्रायिकता क्या होगी। तो अगर हम इस स्टेट में प्रायिकता पार्टिकल की बताना चाहते हैं तो जो ये स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसे नॉर्मलाइज करते हैं और नॉर्मलाइज करने के लिए जो हमारी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, उस वेव फंक्शन को कहते हैं जो वेरियस स्टेटों में पार्टिकल की प्रायिकता को जब डिवाइड करे तो नेट प्रायिकता 1 हो। तो अगर हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटीज है कि जो हमारे पास P1 की वैल्यू है, जो प्रायिकता होगी इस स्टेट के अंदर, वो हमारी होगी mod C1 स्क्वायर अपॉन mod C1 स्क्वायर प्लस mod C2 स्क्वायर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रायिकता हम कैसे बताएं, और जो प्रायिकता इस स्टेट में हम बता पाएंगे उसकी वैल्यू P2 की जो वैल्यू होगी वो होगी P2 इक्वल टू mod C2 स्क्वायर अपॉन mod C1 स्क्वायर प्लस mod C2 स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये हमारी प्रायिकताएं आती कहाँ से हैं, कहाँ से हम इसको कहते हैं
कि ये प्रायिकता इस स्टेट में इतनी होगी और इस स्टेट में प्रायिकता इतनी होगी। तो बेसिकली जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसको हम जो वेव फंक्शन है हम सब जानते हैं कि जो नेट पाए जाने की प्रायिकता होती है अगर पार्टिकल वेरियस स्टेट में है तो वेरियस स्टेट में नेट पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो हमारी 1 होगी। तो वहाँ पे हम जो कंसेप्ट है उसमें ये देखते हैं कि जो हम इस स्टेट में प्रायिकता निकाल रहे हैं इस P1 से, तो ये प्रायिकता इस स्टेट में रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स यहाँ पर प्रायिकता, और P2 जो प्रायिकता होगी वो हमारी इस स्टेट में होगी। अगर हम अब यहाँ से दोनों प्रायिकताओं को ऐड करके देखें तो नेट प्रायिकता P1 प्लस P2 जो है हमारा 1 आ जाएगा। तो नेट प्रायिकता बराबर 1 का मतलब ये होगा कि जो हमारे वेव फंक्शन है वो हमारा नॉर्मलाइज्ड हो गया है। तो अगर ये हमारा वेव फंक्शन था और मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं थी, तो जो हमारे पास वैल्यू होगी साई की, उस साई की वैल्यू नॉर्मलाइज्ड जो वेव फंक्शन होगा उसे समझे पहले कि नॉर्मलाइज्ड हम इसका कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड बनाने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि मॉड C1 अपॉन यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम इसको बना रहे हैं तो क्या करेंगे कि ये C1 अपॉन अंडर रूट और मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर और साई 1 ये वैल्यू लेंगे प्लस C2 और साई 2 अपॉन अंडर रूट और मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास जो होगी वैल्यू ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाएगा। तो कई बार क्या करता है कि जो क्वेश्चन देता है वेव फंक्शन हमसे बोलता है और क्या कहता है कि इस वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इवैल्यूएट करो। तो इस तरीका से हम इसे नॉर्मलाइज करके जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैलकुलेट करने पे देखें कि प्रॉब्लम किस तरीका से आती है। जैसे हमारे पास पूछता है साइन बराबर, जैसे यही क्वेश्चन है और हमें इसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बनाना है, तो क्या करें, इस वाले फॉर्मूले में जो ये वाला हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें यहाँ से जो C1 और C2 की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दें। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी साई बराबर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी C1 की जगह 1 ले लें 1 अपॉन रूट 2 और साई 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 और ये साई 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसकी जब हम इसको कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से हाफ प्रायिकता तो यहाँ से आ जाएगी इस स्टेट में और हाफ यहाँ से आ जाएगी। तो हाफ और हाफ प्रायिकता का मतलब होगा कि हाफ पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता है, हाफ यहाँ है, तो नेट प्रायिकता हमारी 1 हो गई। तो नॉर्मलाइज्ड किस तरीका से वेव फंक्शन करते हैं इस कंसेप्ट को सबसे पहले सीखें, ये सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्टों में एक है। उसके बाद इस पर किस तरीका से क्वेश्चंस बनते हैं, लगातार क्वेश्चंस कंपटीशंस की दुनिया में आते हैं और किस तरीका से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमें बताना है कि हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि पार्टिकल की जो एवरेज एनर्जी है वो क्या होगी। तो एवरेज एनर्जी के लिए फिर कंसेप्ट अप्लाई करें कि एवरेज एनर्जी जो होगी उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, P1 E1 प्लस P2 E2 हमें उसमें वैल्यू ले लेनी है। E1 इस स्टेट में एनर्जी और E2 यहाँ पे प्रायिकता P1 और यहाँ पे प्रायिकता P2। P1 और P2 जो है उसकी वैल्यू जब हमें बतानी है तो वो हमने यहाँ पे लिखी है, मैंने ऑलरेडी बता दी है कि P1 और P2 हम किस तरीका से लेके चलते हैं। अगर सपोज किया ये 3 स्टेटों में जाता है, पार्टिकल एनर्जी आइगन वैल्यू E1 E2 और E3 रखता है, 3 स्टेटों में है। तो पहले नेक्स्ट वेव फंक्शन को साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 लिखें। फिर P1 जो प्रायिकता है पहले स्टेट में वो हमारी होगी मॉड C1 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर। P2 जो होगी उसकी वैल्यू होगी मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर और P3 होगा मॉड C3 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर। तो इस तरीका से हम इस कंसेप्ट को आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं क्योंकि 3 की भी प्रॉब्लम आ सकती है, 4 की भी आ सकती है। तो लगातार क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पर देखे जाते हैं कि वेव फंक्शन को हम लीनियर सुपरपोजिशन से कैसे लिखते हैं और लीनियर सुपरपोजिशन से वेव फंक्शन बनाने के बाद में उसके ऊपर किस तरीका से प्रायिकता बताते हैं कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता किस स्टेट में कितनी होगी। तो इस तरीका से इसे निकालते हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हमारे यहाँ जो वैल्यू है उसके अंदर यहाँ पे या तो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, इधर भी प्लस या माइनस साइन हो या आई लगा हुआ हो, तो तब भी हमारी प्रायिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी तरीका से हमारी प्रायिकता होगी। जैसे हमारे पास सपोज क्या क्वेश्चन कहता है कि साई की वैल्यू दे रखी है आई अपॉन रूट 2 साई 1 प्लस साई 2 और हमसे पूछता है कि भाई इसका नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करें और प्रायिकता बताएं। तो क्या करें कि जो कंपेरिजन है साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 से C1 की वैल्यू को आई अपॉन रूट 2 ले लें और C2 की वैल्यू को यहाँ पे 1 ले लें और यहाँ पे
इस फॉर्मूले में P1 और P2 कैलकुलेट कर लें, उसके बाद में एक्सपेक्टेशन E के लिए P1 E1 प्लस P2 E2 अप्लाई करें और एनर्जी आइगन वैल्यू को एवल्यूट कर लें। तो ये जो कंसेप्ट है रेगुलर पूछा जाता है, इसे हम बोलते हैं लीनियर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी और उसके एप्लीकेशंस। तो इसको ध्यान दें और इसको समझें। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट मुझे आज समझाना है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखें, इसको याद रखें, P1 को और P2 के दोनों फॉर्मूलों को मेंशन रखें अपने नोट्स में। और ये भी याद रख लें कि अगर हमारे पास इसी तरीक़ा से वेरियस स्टेटों में जाता है, यहाँ पे C3 जो हमारा कांस्टेंट है और वेव फंक्शन psi3 है, एनर्जी आइगन वैल्यू E3 है, तो यहाँ पे psi बराबर C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3 ले लें। C1 C2 C3 जो होंगे वो रियल और इमेजिनरी नंबर्स होंगे। प्रायिकता को इसी तरीक़ा से कैलकुलेट करें, P1 P2 P3 निकालें। पहले सिमेट्री से कंसेप्ट को आगे बढ़ाना सीखें, P1 P2 P3 P4 तक तो क्वेश्चन जरूर करके रखें, क्योंकि क्वेश्चंस 2 स्टेटों पर बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आगे 3 स्टेट का आ सकता है, 4 स्टेट का आ सकता है। तो इस तरीक़ा से चीज़ों को करके चलें तो मुझे लगता है कि ऐसे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन ही कैसे कैलकुलेट करते हैं जब वेरियस स्टेटों में होता है, तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट में से कहूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो रेगुलर पूछा जाता है। एक जो कंसेप्ट मैं कहूँगा, क्योंकि कंसेप्चुअल वीडियो है, वेव फंक्शन की वेरियस प्रॉपर्टियों पर मैं डिस्कशन दे रहा हूँ। एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यहाँ मुझे डिस्कस करनी है वो ये है कि लगातार क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछा जाता है कि साई हमें पता है और ये पता है कि साई जो फंक्शन है यहाँ पोजीशन का है, इट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। और फिर क्वेश्चन को कहता है कि ये पोजीशन का फंक्शन है, इसको आप पोजीशन और टाइम का फंक्शन बनाएं। तो साई आर टी हम इसका कैसे बनाएं, आर का मतलब पोजीशन का फंक्शन और टाइम का फंक्शन। तो साई आर टी बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, ये जो हमारा नेट वेव फंक्शन है, इसमें अलग अलग टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, C1 psi1 और e की पावर माइनस आई E1 t/h से मल्टीप्लाई हम इस फंक्शन में करते हैं। और इस वाले में जो करते हैं सिमेट्री के साथ में वो करते हैं C2 psi2 और e की पावर माइनस आई E2 t/h। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। h कट में जान लें कि h कट की वैल्यू h/2 पाई होती है और h प्लैंक कांस्टेंट होता है। E1 जो है वो एनर्जी आइगन वैल्यू है इस स्टेट में और E2 एनर्जी आइगन वैल्यू है इस स्टेट में। तो ये साई x जो हमारा साई पोजीशन का फंक्शन था, पोजीशन टाइम का बनाना है। तो कैसे क्या करते हैं हम कि इसका भी फंक्शन जो है साई है इस स्टेट का, उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका भी फंक्शन अलग से बना लें। उसके लिए क्या करते हैं, C1 psi1 e की पावर माइनस आई E1 t/h का, वो हमारा इस स्टेट में वेव फंक्शन हो जाएगा पोजीशन और टाइम का। और इस स्टेट में जो वेव फंक्शन होगा दूसरी स्टेट के अंदर, अगर 2 स्टेट हम ले लें तो हो जाएगा C2 psi2 e की पावर माइनस आई E2 t/h का। बहुत बार क्वेश्चन इस पर देखा जाता है, तो इस कंसेप्ट को ऑलवेज याद रखें कि हम किस तरीका से हम साई आर को साई आर टी का फंक्शन बनाते हैं। मीन्स अगर हमें पार्टिकल की पोजीशन पता है और उसे पोजीशन टाइम में बदलना है वेव फंक्शन को, तो क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है उसके अंदर एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर माइनस आई और उस स्टेट के अंदर उसकी एनर्जी टाइम अपॉन h कट। तो h कट जो है h/2 पाई होता है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या है कि E1 और E2 की वैल्यू जो है वो देता है, और E1 और E2 की वैल्यू जैसे हमसे कहता है कि एक पार्टिकल ने बॉक्स के अंदर है और कहता है कि उसका वेव फंक्शन केवल 2 स्टेटों में है। जैसे उसने क्वेश्चन को बना दिया, कहा कि साई जो है पार्टिकल ने बॉक्स के अंदर है और उसका जो वेव फंक्शन है वो हमारा दे रखा है C1 psi1 प्लस C2 psi2। अब कहता है कि इसकी जो वेव फंक्शन है इसको पोजीशन टाइम का वेव फंक्शन बनाएं। तो इस फॉर्मूले से लेंगे और E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अगर पार्टिकल ने बॉक्स की प्रॉब्लम है तो हम सभी जानते हैं कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो होती है ये यहाँ होती है n² पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ml²। तो इस फॉर्मूले से क्या करें कि यहाँ पे E1 की वैल्यू के लिए n की वैल्यू को 1 कर दें, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ml², उसको यहाँ पे पुट कर दें। और अगर हमें E2 चाहिए तो E2 के लिए यहाँ पे n बराबर 2 ले लें, तो E2 की वैल्यू होगी n बराबर 2 में एनर्जी आइगन वैल्यू 4 पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ml²। और अगर वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कहता है वेव फंक्शन बनवाता है, तो उसी तरीका से 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का तो एनर्जी हम जानते हैं n+12 पूरा ब्रैकेट में ले और h कट ओमेगा।
तो n की वैल्यू को वहाँ पे भी इसी तरीका से 1 और 2 रख दें और वेव फंक्शन जो पोजीशन टाइम का बना लें। तो ये हमारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, मैंने इसे कहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसमें क्या है कि आप अपने कंसेप्टों को बहुत नीचे से शुरू करें और कंसेप्टों को डेवलप करते चले जाएं और देखें कि किस तरीका से प्रॉब्लम्स फिर आती हैं, तो आपके लिए फिर इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये मैंने बताया कि आप वेव फंक्शन जैसे ही मिलता है लीनियर सुपरपोजिशन से हम वेव फंक्शन कैसे बनाएं, लीनियर सुपरपोजिशन से जब हम वेव फंक्शन को बना लें तो उस पर अप्लाइड प्रॉब्लम कैसे बनाएं, उस पर प्रोबेबिलिटी कैसे बताएं कौन सी स्टेट में कितनी है, 3 स्टेटों में है तो प्रायिकता कैसे कैलकुलेट करें, उसके अलावा एक्सपेक्टेशन एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, और साई को अगर पोजीशन का फंक्शन है तो पोजीशन और टाइम का कैसे बनाएं। उसके बाद क्या है कि अगर हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो हम सब जानते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है हमारी साई स्टार साई, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो जो 1D केस है उसमें प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ बताती है, 2 डायमेंशंस में प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया बताती है और 3 डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम बताती है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। तो ये जो हमारा साई स्टार साई है वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साई स्टार को मैं जहाँ पर भी स्टार की बात कर रहा हूँ वो याद रखें कि वो हमारा स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। और सब जानते हैं, स्टूडेंट्स जो नहीं जानते वो जाने कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देता है। जैसे हमारा वेव फंक्शन साई है और साई की जो वैल्यू है अगर वो सपोज किया कहता है a प्लस आई की फॉर्म में है और a b यहाँ पर कोई नंबर्स हैं, तो साई स्टार जो होगा वो इसका आई जो लिखेंगे हम a माइनस आई भी होगा। a और b यहाँ पे रियल है तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रियल क्वांटिटी का सेम रहता है और आई जो है वो माइनस आई से रिप्लेस हो जाता है। तो ये याद रखें। तो साई स्टार हमें लेना है इसका, तो साई स्टार हमें जब लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका बनाएंगे और C1 और C2 को मैं यहाँ पे रियल लेके चल रहा हूँ। अगर आप रियल ना लें तो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखें कि अगर ये क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स हो तो अब हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो सोल्यूशन दे रहा हूँ वो ये मान के चल रहा हूँ कि C1 और C2 जो है वो हमारी रियल क्वांटिटी है। ये भी याद रखें। अगर इमेजरी है तो आप सॉल्व करके बताएं मुझे कि फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो C1 और साई1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे आ जाएगा। ये हम जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा e की पावर i e1t अपॉन h का प्लस C2 इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, साई2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट e की पावर i e2t अपॉन h का। ये तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारी साई स्टार की हो गई जब पार्टिकल 2 स्टेटों में है। फिर साई की वैल्यू लें क्योंकि मल्टीप्लाई हमें करना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए, तो ये मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये ऐसा इस वैल्यू को ले लें C1 साई1 e की पावर माइनस आई e1t अपॉन h का प्लस C2 साई2 e की पावर माइनस आई e2t अपॉन h का। ये हमारी वैल्यू जो हो गई वो साई की हो गई दिस वन, और ये जो वैल्यू है वो साई स्टार की हो गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसी समय कैलकुलेट करते हैं किसी भी केस के अंदर तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई होती है, मींस मॉड साई स्क्वायर। इसको हम बोल रहे होते हैं मॉड साई स्क्वायर और ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन है और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइम फैक्टर हमारा आ रहा है तो यहाँ पे पोजीशन और टाइम का एक फंक्शन है। तो अगर हमारी ये क्वांटिटियाँ रियल हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे मॉड C1 स्क्वायर दिस वन, और C1 और मॉड C1 सेम होगा अगर रियल क्वांटिटी है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है मींस इमेजिनरी है तब हमारा ये मॉड C1 स्क्वायर हम इसे लेंगे, और अगर ये रियल है तो इसे C1 स्क्वायर लेंगे। तो ये भी याद रखें। तो C1 स्क्वायर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने रियल बोल दिया इसको। उसके अलावा ये बन जाएगा हमारा साई1 स्क्वायर, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा ये दोनों टर्म्स e की पावर i e1t अपॉन h कट और e की पावर माइनस i e1t अपॉन h कट, ये हमारी वैल्यू बन दे देंगी क्योंकि e की पावर जब मल्टीप्लाई हम इनमें करेंगे तो e की पावर 0 बन जाएगा तो वहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, e की पावर 0 1 होगा। उसी तरीका से इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करें, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करें, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन एक हमने ये की है एक हमें इसके साथ और करनी होगी। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो देखें क्या आएगी हमारी C1, जब इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे C2 साई1 स्टार साई2 और यहाँ पर वैल्यू हमारी आएगी e की पावर i e1 माइनस e2 और t अपॉन h का। ये वैल्यू जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इस वाली टर्म की इसके साथ करेंगे तो दिस वन आएगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो दिस वन आएगा। अब इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लें और यहाँ पर जो हमारा आएगा क्योंकि क्वांटिटी हमने मान रखी है रियल तो ये भी वैल्यू C1 C2 और
वैल्यू जो मिलेगी जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो psi1 और psi2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और e की पावर i और इसे माइनस में ले लें e1 माइनस e2 t अपॉन h तक दिस वन आएगा जब हम इसके साथ करेंगे। फिर जब हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो देखें क्या हमें ऑब्टेन होगा। जब इसके साथ में करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा c2 स्क्वायर psi2 स्क्वायर और इसके साथ करेंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा क्योंकि e की पावर माइनस आई टू टी अपॉन एच कट यहाँ है, e की पावर आई टू टी अपॉन एच कट ये है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 बनेगा तो ये 1 बन जाएगा। तो ये हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्क्वायर होगा जो पोजीशन और टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीका से हम इसे एवोल्यूट करते हैं। अब इसकी फिजिक्स समझें और देखें कि इस तरह किस तरीका के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और इसके पीछे क्या फिजिक्स हमारी है जो हमें डिस्कस करनी है। तो कुछ देर में इसमें फिजिक्स बताऊंगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट जैसे मैं कहूँगा क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी के एप्लीकेशंस और इनकी एप्लीकेशंस इन पर लगातार क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आप अपने कंसेप्टों को इंग्लिश रखें और समझें कि किस तरीका से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बन के आती हैं। तो यहाँ से जो हमारा साई आर टी स्क्वायर है उसे देखें, सिंप्लीफाई करें इसे। तो ये हमारी जो वैल्यू हैं इनको देखें, ये दोनों वैल्यू तो हमारी बहुत ईजी हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो इसको तो सिंपली लिख दें c1 psi1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें ये हमारी जो टर्म है c1 स्क्वायर और psi1 स्क्वायर और यहाँ देखें क्या आ रही है हमारी टर्म c2 स्क्वायर और psi2 स्क्वायर। ये तो हमारी दिस और ये मैंने एक साथ ले ली। अब इन दोनों टर्मों को देखें कि अगर हमारा psi1 और psi2 फिर से मैं psi1 और psi2 को अगर इनकेस रियल ले लेता हूँ तो ये भी याद रखें कि उस समय पर रियल के केस में psi1 स्टार को हम psi1 लिख पाएंगे और psi2 स्टार को हम psi2 लिख पाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रियल क्वांटिटी का उसी क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो मैं रियल मान लेता हूँ कुछ देर के लिए आपको समझाने के लिए, लेकिन ये इमेजिनरी भी हो सकता है। तो इमेजिनरी की जो प्रॉब्लम है उन पर आप सोचें कि अगर इमेजिनरी हो तो तब इसका क्या फिजिकल मीनिंग होगा। तो ये भी ध्यान रखें क्योंकि वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट वहाँ से डेवलप होगा। इन दोनों को जैसे हम साफ करते हैं और इस कंडीशंस को अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है जो टर्म में वो मिलेगा 2c1 c2 और देखें ये हमारा c1 c2 और ये जो टर्म्स हैं वो आपस में ये वाली टर्म यहाँ पे psi1 लिख पाएंगे, यहाँ पे psi2 और यहाँ पे भी psi2 लिख पाएंगे। तो ये देखें कि हम कॉमन निकाल देते हैं, क्या कॉमन यहाँ से हमें मिल रहा है c1 psi2 और psi1 psi2। अब हमारे पास जो टर्म यहाँ से हमें मिलेगी वो लिख दें कि हमें यहाँ से क्या ऑब्टेन हो रहा है। तो हमें टर्म मिलेगी e की पावर i e1 माइनस e2 t अपॉन h कट और साथ साथ मिल रहा है e की पावर माइनस i e1 माइनस e2 t अपॉन h। ये आज के इस लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया है फिर से आप समझें कि पहले मैंने साई जो है वो इन दोनों स्टेटों में लिख दिया लीनियर सुपरपोजिशन से। फिर आपको बताया कि साई का जब पोजीशन का हमें फंक्शन पता हो तो उसे पोजीशन टाइम का कैसे बनाएं और फिर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें पोजीशन टाइम टर्म्स में। तो ये वैल्यू हमें एक्सप्रेशंस में जो ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही है इसी रिजल्ट पे मैं बात कर रहा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलेगा। c1 और c2 को मैंने यहाँ पे जो है रियल माना है और psi1 और psi2 को रियल लिया है और उसके बाद इसका डिस्कशन जारी है और आप देखें कहाँ पे ये हमारा रिजल्ट आके डिस्कस होता है। तो ये वैल्यू इसे मैं लिख पाऊंगा यहाँ से c1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और psi2 स्क्वायर प्लस यहाँ से देखें इसे हम जानते हैं कि e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा जो होता है यूलर थ्योरम से उसकी वैल्यू 2 cos थीटा होती है। तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं क्योंकि e की पावर i थीटा होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, e की पावर माइनस i थीटा होगा cos थीटा माइनस i sin थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 cos थीटा में आ जाएगा। तो यूलर थ्योरम इसमें मैंने अप्लाई की है, ये जो यहाँ पर कंसेप्ट लगा रहा हूँ। तो यहाँ से देखें कि हमें क्या रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये टर्म्स और ये टर्म्स एस ली और यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी c1 c2 psi1 psi2 और ये वैल्यू आएगी यहाँ से 2 cos e1 माइनस e2 t अपॉन h कट। ये हमारा साई जो आएगा जो मॉड साई आर टी स्क्वायर है उसकी वैल्यू आएगी दिस वाला। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनता है और क्या इससे फिजिक्स डेवलप होती है उसको समझें। ये जो वैल्यू है इस वाली जो टर्म को हम जो ले सकते हैं जो यहाँ
हमने लिखी है, इस टर्म को हम ले सकते हैं ओमेगा बराबर E1 माइनस E2 अपॉन एच फैक्ट। तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी उसको लिया हमने E1 माइनस E2 अपॉन एच फैक्ट, यहाँ पे ले लें। तो ये हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जब पार्टिकल ये वैल्यू अगर हमारी जीरो हो जाती है, इन केस अगर हम एवरेज तौर से देखें, बहुत लॉन्ग सम में देखें, तो क्या होगा कि जो कॉस की जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, और कॉस वेव फंक्शन को जो ऑसिलेटरी है और टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है रेगुलर इंटरवल पे, तो कॉस वेव फंक्शन हमारा जो चलेगा वो उसका जो एवरेज है वो हमारा बहुत लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा। तो इस तरीका से जो कोसाइन वेव फंक्शन है वो हमारा चलता है दिस टाइप का। और जब हम इसका एवरेज देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का जो एवरेज है वो हमारा बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो एवरेज है वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे जो प्रायिकता है वो है हमारा जब टी बहुत लार्ज होगा। तो टी जब बहुत लार्ज होगा उस केस के अंदर जो साई है इसका जब हम एवरेज जीरो ले लेंगे तो साई जो हमारा मॉड आर टी का स्क्वायर बन रहा है वो हमारी जो वैल्यू है वो देगा C1 साई 1 स्क्वायर प्लस C2 और साई 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो होगी उसमें हम देखेंगे कि जो प्रायिकता है यहाँ पे अगर ये जो इस स्टेट में प्रायिकता है वो C1 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हो जाएगी, और इस स्टेट में प्रायिकता C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हो जाएगी अगर हमारा टाइम बहुत लार्ज है। तो क्या होता है कि जो हमारा जब पार्टिकल वेरियस स्टेटों में जाता है, मींस इस स्टेट से इस स्टेट में जाता है, तो हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हुए जाता है, और उसकी जो ओमेगा एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है E1 और E2 वो उस पर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है, और ओमेगा की वैल्यू E1 माइनस E2 अपॉन एच कट होती है। अगर हमारे पार्टिकल्स बहुत लॉन्ग टर्म में देखा जाए कि पार्टिकल का हमें वेरियस स्टेटों में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करने पे वो टाइम फैक्टर गायब हो जाता है जब टाइम लार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस का जो एवरेज है लॉन्ग टर्म में वो जीरो हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस जो प्रायिकता है उसमें हम देख रहे हैं कि उसका टाइम जो है उसका रोल होगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ऑब्जर्वेशंस को लिया जाएगा तो वहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉस जो है वो औसत तौर पर जीरो हो जाएगा, और वेरियस स्टेटों में जो हमारी प्रायिकता है वो हमें क्लियर कट पता चलेगी। तो इस तरीका से इसका कंसेप्ट जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीका के हमें बनते हैं, कई बार तो कंपटीशंस में साई आर को साई आर टी बनवाता है, कई बार मॉड साई आर टी स्क्वायर पूछता है, और ये भी पूछता है कि जो हमारा इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेरियस स्टेटों में है तो मॉड साई आर टी स्क्वायर क्या होगा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी ऑसिलेट करके जाने की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पार्टिकल की वो क्या होगी। तो इस तरीका के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, और साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू है जो ये रिजल्ट आता है इसका इंटरप्रिटेशंस पूछता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी यूजफुल ये कंसेप्ट थे जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज भी कराएंगे, और कुछ नए कंसेप्ट इसमें आपको जरूर सीखने को मिले होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्वांटम के जो कंसेप्ट हैं मैंने ऑलरेडी 86 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके कंसेप्ट को इनरिच करेगी। तो इनरिच क्वांटम कंसेप्ट की इस वीडियो में इतना ही। आप बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी आपकी क्वारीज है उसे सावधानता के साथ मार्क करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको, अगर आपको लगता है कि इसके कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।